अस्सलाम वालेकुम। हम ना विद ENG 201। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद है आप लोगों के मिड टर्म बहुत अच्छे हुए होंगे और अल्लाह पाक आपको कामयाब करे हर काम में, और हर काम में आप सुरखरू हों। आपका लेसन नंबर 23 है आज का, और ये आपका फाइनल टर्म का फर्स्ट लेक्चर है। प्लानिंग लॉन्ग रिपोर्ट्स। आपने प्लान करना है लॉन्ग रिपोर्ट्स को। आपके लेसन का नाम है, मतलब आप पहले जो है आपने मेमोज को रीड किया, लेटर्स रीड किए, जो अब एप्लीकेशन है सब कुछ है, शॉर्ट रिपोर्ट्स भी थी। अब आपका लेसन नंबर 23 जो है वो लॉन्ग रिपोर्ट्स है। लॉन्ग रिपोर्ट्स में सबसे पहला जो आपका टॉपिक है या पॉइंट है वो है स्टेप्स ऑफ प्लानिंग अ रिपोर्ट। आपने जो जो स्टेप्स को फॉलो करना है रिपोर्ट एक प्लान करने के लिए, मतलब आपने जब रिपोर्ट लिखनी है तो आपने कौन से स्टेप्स को फॉलो करना है, वो आपका टॉपिक है पहला। और वो कह रहे हैं व्हेन यू गैदर फैक्ट्स, जब आप कोई फैक्ट्स इकट्ठा करते हो, कोई सबूत के तौर पे कोई चीज़ इकट्ठे कर रहे हो, तो उसके लिए आपको एक फॉर्मेट चाहिए होता है, सूटेबल फॉर्मेट होता है, और उसी लिहाज से आपने चीज़ों को इकट्ठा करना होता है और रिटन फॉर्म में देना होता है। अब सिंपल आपकी जो है ये इंग्लिश की बुक है, इसको अगर लिखना चाहें तो हम लोगों का जो लास्ट लेसन है वो हमारा फर्स्ट लेसन हो सकता था, लेकिन हमारा क्या प्रोसेस है कि हम लोगों ने एक आसानी जो है आसान लेक्चर्स को कवर करते हुए कुछ अपने आप में एबिलिटीज़ लेके आनी है, कुछ चीज़ों को समझना है, समझते समझते आगे हम लोगों ने फॉरवर्ड होना है। यही चीज़ आपकी रिपोर्ट्स जो है रिटन फॉर्म में उनमें भी एप्लीकेबल होता है। Before putting a single word on a page, follow the following series of steps that form the foundation of any report. आपने एक सिंगल वर्ड भी अगर पेज पे लिखना है ना किसी भी रिपोर्ट के लिए, तो आपने जो स्टेप्स फॉलो करने हैं उनकी बुनियाद जो है वो 5 चीज़ों पर मुश्तमिल है, या 5 उनके स्टेप्स हैं। पहला क्या है? डिफाइन द आउटलाइन एंड पर्पस। आपने डिफाइन करना है कि आपकी आउटलाइन क्या है, आप किस बारे में रिपोर्ट लिख रहे हो, और उसका पर्पस क्या है, उसकी जो लिखने की वजह है वो क्या है। आउटलाइन द इशू फॉर इन्वेस्टिगेशन। आपने वो इशू आउटलाइन करना है, उस इशू को, उस जो आपका मसला है उसको हाईलाइट करना है कि आपने इस मसले में इन्वेस्टिगेशन करनी है। प्रिपेयर अ वर्क प्लान। वही बात कि आपने काम करने को देखना है कि आपने कैसे कैसे काम करना है। अब मैं आपको कहती हूँ कि आप जो हैं अब लड़कियाँ जो हैं, लड़कियों वाली एग्जांपल दूंगी। सफाई करनी है तो सफाई करना क्या होता है, पहले आपने चीज़ें जो हैं बिखरी हुई हैं उनको सेटल करना है, और सेटल करने के बाद सफाई लगनी है। ये तो नहीं है कि बर्तन वगैरह और सारे जो हैं कपड़े वगैरह बिखरे पड़े हों और आप जो है पहले झाड़ू लगाएं उसके बाद चीज़ें उठाएं। तो यही जो है आपका वर्क प्लान है इन रिपोर्ट्स में भी, कि आपने पहले काम करना है। अगर आप किसी मसले पर काम कर रहे हो तो उस मसले की पहले सोचना है, उसको इन्वेस्टिगेट करना है, उसमें जो मसाइल आ रहे हैं दरपेश हैं लोगों को वो चेक करने हैं, फिर उसमें जो आप उनको सजेशंस देना चाहते हो वो सारा एक तरतीब से आएगा। कंडक्ट रिसर्च 4th पॉइंट है, और एनालाइज एंड इंटरप्रेट द डेटा, ड्रॉ कंक्लूजन्स एंड डेवलप रिकमेंडेशंस। आपने कंक्लूजन भी देनी है और उनको रिकमेंडेशन भी करनी है कि वो क्या क्या काम करें तो उनका कुछ मसला सॉल्व हो सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका डिफाइन द क्वेश्चंस। क्वेश्चंस क्या क्या होते हैं? द पर्सन हु ऑथराइज द रिपोर्ट डिफाइंस द क्वेश्चन। जिस इंसान ने रिपोर्ट लिखनी है उसने इन क्वेश्चंस को डिफाइन करना है। क्वेश्चंस क्या होते हैं? व्हाट नीड्स टू बी डिटरमाइंड, ठीक है ना। अगर हम लोग जो काम कर रहे हैं उसकी डिटर्मिनेशन क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है उस इशू की। उसके साथ हु इज़ इन्वॉल्व इन द सिचुएशन, कौन कौन लोग इस सिचुएशन में उस मसले में इन्वॉल्व हैं, उसकी लोकेलिटी क्या है। अगर वो लोकेलिटी कुछ ऐसे एरिया में है जहाँ पर इसकी एग्जांपल ऐसे देख लें कि आपकी बहुत से लोग हैं ऐसे जो कह लें कि एक एरिया है वहाँ पर एज अ
वो जो होते हैं ना डाकू वगैरह वो होते हैं, तो उस लोग क्या है, उस जगह का मसला क्या है कि वहाँ पर डाकू है, हर आया गया देख के बंदा इंसान, वो कहता था ना खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ता है, तो वो वाला हिसाब यहाँ पे है। हाउ डिड द सिचुएशन ओरिजिनेट, और आप उसको कैसे हैंडल कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपने रिपोर्ट में मेंशन करनी होती हैं। फर्स्ट आपका जो था 5 पॉइंट्स में, उसमें पहला जो था वो क्या था कि डेवलपिंग द स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। आपने अपने जो स्टेटमेंट है, जो काम आपने करना है, उसके स्टेटमेंट को डेवलप करना है। आ पर्पस स्टेटमेंट इज़ अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस, ये आपका क्विज है कि आपका जो पर्पस स्टेटमेंट है वो डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। आपने डिक्लेयर करना होता है, उसमें जो भी चीज़ आप बोल रहे हैं वो डिक्लेयर होगा। वी समराइज स्पेसिफिक टॉपिक एंड गोल्स ऑफ द डॉक्यूमेंट, जिसने समराइज करना होता है आपके उस स्पेसिफिक टॉपिक को जिसको आपने चूज़ किया होता है, और उसमें जो गोल आपने सेट किया होता है, जो मोटिव आपका होता है, उसको समराइज करना होता है। ये आपका फिर से क्विज था। अच्छा, वो कह रहे हैं कि अगर तो रीडर आपका, जारी बात है जब आपने कोई रिपोर्ट लिखी है तो उसको एक रीडर, एक इंसान ने पढ़ना है, तो आपकी जो रिटन फॉर्म में रिपोर्ट गई है वो इतनी एक्यूरेट होनी चाहिए और कंक्रीट होनी चाहिए कि जो इंसान पढ़ रहा है वो आपके डॉक्यूमेंट को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सके और उसको बखूबी जो चीज़ आप बताना चाह रहे थे वही उसके माइंड में रेफ़र हो। ये कुछ टॉपिक्स जो हैं आपके पिछले जो 7 C's में थे उसमें कवर हो रहे हैं। नेक्स्ट है डॉक्यूमेंट विल कवर एंड व्हाट ही एंड शी कैन गेन फ्रॉम रीडिंग इट। आपके जो डॉक्यूमेंट उसने रीड किए हैं उसने उसमें से क्या हासिल करना है, वो चीज़ आपकी एक्यूरेट होगी, कंक्रीट होगी, तभी उन तक पहुंचेगी, अदरवाइज़ कोई ना कोई चीज़ मिस हो जाएगी। नेक्स्ट है एन अफेक्टिव स्टेटमेंट ऑफ पर्पस शुड बी। आपके, अगर आप कहना चाह रहे हो कि आपकी स्टेटमेंट जो है, जो भी आपका पर्पस है उसकी अफेक्टिव होगी, उसके लिए 5 चीज़ें आपकी चाहिए होती हैं। पहला है स्पेसिफिक एंड प्रिसाइज, सेकंड है कंसाइज, 5 नहीं है सॉरी 4 थी, क्लियर एंड गोल ओरिएंटेड। स्पेसिफिक और प्रिसाइज, स्पेसिफिक जो है मतलब जो चीज़ आपने बात की है उसी के रिलेटेड बात करनी है, इधर उधर की बात जो है वो साथ में नहीं लेके आनी है। तो आगे देख लो, उन्होंने लिखा हुआ नॉट जनरल, ब्रॉड और ऑब्सक्योर। ना तो वो नॉट जनरल हो, इधर उधर की बात नहीं हो, इतनी ज़्यादा लंबी ना हो कि आपकी बात को ज़्यादा समझा ना जाए, और ऑब्सक्योर भी नहीं होनी चाहिए। ऑब्सक्योर का मतलब होता है गैर वज़ह, मतलब वो चीज़ जो किसी को बात समझ ही ना आए, अनक्लियर रह जाए। कंसाइज हो, 1 और 2 सेंटेंसेस, इतनी ज़्यादा लंबी नहीं लिखनी, कंसाइज लिखनी है। अब ये 1 और 2 सेंटेंसेस ये तो नहीं है कि आप अपनी बात भी कंप्लीट ना करो, लेकिन इतनी लंबी भी ना हो। वो कहते होते ना कि जितना पानी डालते जाओ लस्सी जो है बनती जाती है, लेकिन लस्सी जो है वो फिर उसका वैसा मज़ा नहीं रहता जो एक्चुअल में होता है। तो वही ये बात यहाँ पे कंसाइज के लिए मैं यूज़ करूँगी। क्लियर, नॉट वेग, एम्बिगुअस और कंफ्यूजिंग। क्लियर होनी चाहिए आपकी बात, ये ना हो कि आप कंफ्यूज कर रहे हो, मैं काम करूँगा पर नहीं करूँगा। तो ये चीज़ें जो हैं इस तरह की आपने नहीं, मतलब क्लियर कट बोलनी है जो भी आप बात कर रहे हैं उसमें। वेग नहीं होनी चाहिए। वेग जो वर्ड है उसका जो लफ्ज़ का मीनिंग है वो मबहम है। इसको आसान वर्डिंग में मैं कहूँ तो वही बात है कि आप उसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें छोड़ें जिससे बात जो है क्लियर ना रहे। मतलब तीनों के एक ही मतलब है कि चीज़ क्लियर नहीं है। गोल ओरिएंटेड क्या है, स्टेटेड इन टर्म्स ऑफ डिज़ायर्ड आउटकम। आपका गोल है कि आपने उनको बात अपनी समझानी है तो आपका वही आउटकम रहेगा। अच्छा, ये जो चीज़ है ये इतनी ज़्यादा वो नहीं है, लेकिन इसको देख लें कि आप, वो कह रहे हैं कि अगर तो आपने इंफॉर्मेशनल रिपोर्ट लिखनी है तो आपकी जो पर्पज़ है वो चेंज हो जाएगा, और अगर आपने एनालाइज़ करना है किसी रिपोर्ट को तब भी आपका जो पर्पज़ है वो चेंज हो जाएगा। पर्पज़ को रीड कर लीजिएगा, दोनों पर्पज़ एक ही हैं, लेकिन कुछ जो है, सॉरी कुछ कह रही हूँ, एक जो है एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हो जाएगा, एनालिटिकल रिपोर्ट हो जाएगी, और एक आपका इंफॉर्मेशनल रिपोर्ट है। नेक्स्ट आपका है
आउटलाइनिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग द रिपोर्ट। आपने अपनी रिपोर्ट को आउटलाइनिंग कैसे देनी है, आपकी रिपोर्ट जो है ऑर्गेनाइज कैसे होगी, ये चीज़ें देख लें। पहली तो बात है इंफॉर्मेशनल रिपोर्ट्स। मैंने पीछे भी बताया कि आपकी रिपोर्ट्स जो है दो टाइप्स की हो जाएंगी, इंफॉर्मेशनल रिपोर्ट और एनालिटिकल रिपोर्ट। अब इंफॉर्मेशनल रिपोर्ट क्या है, डिफाइन इंफॉर्मेशन रिपोर्ट आपका मैंने लिख दिया है, ये जो पर्पल हाईलाइट किया हुआ है ये आपकी डेफिनेशन है। दीज रिपोर्ट्स ऑफर डेटा, फैक्ट्स, फीडबैक एंड अदर टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन। आपकी जो इंफॉर्मेशन है, जाहिर बात है आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं तो उसमें आपकी रिपोर्ट में डेटा भी कुछ हो सकता है, उसके थ्रू आप इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, किसी फैक्ट्स के ज़रिए आप उनको इन्फॉर्म कर सकते हैं, बैकग्राउंड से कोई चीज़ें ऐसी आप कर सकते हैं, ले सकते हैं और उनको आप मद्देनज़र रखते हैं, आप किसी को इन्फॉर्म कर सकते हैं कि ये काम आपने ऐसे करना है, फीडबैक के थ्रू कर सकते हैं। और इसी तरह बहुत सी ऐसी टाइप्स होती हैं जिसमें आप इन्फॉर्म लोगों को कर सकते हैं। मैं कहूँ कि अगर टीचर्स हैं तो टीचर्स भी जो बच्चों को पढ़ाते हैं वो भी इंफॉर्मेशन में ही आ जाती है, विदाउट एनालिसिस ऑफ सिचुएशन और रिकमेंडेशन। लेकिन उसमें आपका कोई जो है रिकमेंडेशन नहीं होती है, रिकमेंडेशन के बगैर इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होती है, या आपका क्विज में भी आ सकता है। आगे हैं, इन दीज टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स रिपोर्टिंग ऑफ फैक्ट्स में बी फैक्टर्ड बाय सब टॉपिक्स। आपके इंफॉर्मेशनल रिपोर्ट्स में फैक्ट्स के सब फैक्टर्स होते हैं, उनमें आपका 6 फैक्टर्स कैटेगराइज किए गए हैं इन ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस। आप अपनी अगर रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं, इम्पोर्टेंस की जो बुनियाद पे भी अपनी रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं, सीक्वेंट जो है उसके लिहाज से भी अपनी रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं, क्रोनोलॉजी के लिहाज से भी कर सकते हैं, स्पेशली के लिहाज से भी, जियोग्राफिकल और कैटेगोरिकल। ये हो गए हैं 6 किस्म की आप अपनी रिपोर्ट्स जो हैं तैयार कर सकते हैं इन लिहाज से। अब इनको देख लेंगे इन ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस। आपको नाम से पता चला है कि आपने अपनी जो रिपोर्ट है उसमें अगर मैं कहूँ कि 5 लाइन्स हैं, सिंपल कर लें, एक ऐसे लिख रहे हैं अपने तारफ़ में 5 लाइनें लिखनी है, तो तारफ़ में पहली जो लाइन है वो क्या होगी कि आपने अपना नाम बताना है, ठीक है। ये नहीं हो सकता कि आप लास्ट वाला जो पॉइंट है वो पहले लिख दें, नहीं हो सकता ना, क्यों? क्योंकि इम्पोर्टेंस जो है पहली लाइन में आपकी यही है कि आपने अपना नाम बताना है। ऐसे का नाम तारुफ है, आपने अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है, तो सबसे पहले आप नाम ही बताएंगे। ये तो नहीं हो सकता कि आप लास्ट में जो है नाम बताएं और पहले आप बताएं कि मेरे जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो इतने हैं, ये वो, तो ये चीज़ आपकी इसमें आ जाएगी। वही उन्होंने 5 लाइन्स ही दी हुई हैं, इफ़ यू आर रिव्यूइंग 5 प्रोडक्ट्स लाइन्स, ठीक है ना, आपने 5 लाइनों में एक प्रोडक्ट को डिफाइन करना है या रिव्यू करना है, तो यू माइट ऑर्गेनाइज योर स्टडी इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू दे जनरेट। प्रोडक्ट है तो जाहिर बात है उनको रेवेन्यू आएगा, उनको आमदनी आएगी, तो उन्होंने इंक्रीजिंग लेवल के साथ जाना है। 5 प्रोडक्ट्स हैं, चीनी, चावल, घी, पत्ती और जो भी ले लो, 5 चीज़ें हैं। अब उन्होंने जो इम्पोर्टेंस रखनी है वो क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर से, कि किसकी आमदनी जो है उन 5 चीज़ों में से ज़्यादा है, फिर कम, फिर कम, फिर कम, कम कम करते करते कम पे आ जाएंगे। यह आपका इम्पोर्टेंस आ गई। ऑर्डर के लिहाज से सिक्वेंशली आप प्रोसेस एक कर रहे हो, चाय बनानी है जी, तो चाय बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करनी होती है, हिम्मत करनी होती है कि हम लोग किचन में जाएं। आजकल तो वैसे गर्मी है, तो गर्मी में तो वैसे ही हिम्मत नहीं होती है। किचन में चले गए, फिर आपने चाय का बर्तन लेना है, दूध लेना है, उसके बाद प्रोसेस आपने जो एक चाय बनाने के लिए करना है वो सिक्वेंशली में आ जाएगा। प्रेजेंट योर इंफॉर्मेशन स्टेप बाय स्टेप, 1 2 3 जो भी स्टेप आपने लिए। उसके बाद है आपकी क्रोनोलॉजी। क्रोनोलॉजी क्या है, मैंने इन्वेस्टिगेशन नहीं था, सॉरी, इन्वेस्टिगेटिंग अ चेन ऑफ इवेंट्स। आप एक इवेंट्स को इन्वेस्टिगेट कर रहे हो, ऑर्गेनाइज स्टडी, ऑर्गेनाइजिंग अकॉर्डिंग टू द इवेंट्स दैट हैव हैपन फर्स्ट। इसकी सिंपल मिसाल शादी, हाय सबके दिल गए। अच्छा जी, शादी में क्या है, सबसे पहले तेल, माइयों, मेहंदी, फिर बारात और लास्ट में आपका
जो है वलीमात है। आपने ख़ुद गौर किया होगा, जब आपकी जो मूवी बन के आती है वो भी इसी सीक्वेंस से आती है। ये नहीं होता कि पहले वलीमे की जो है आपको सारी पिक्स और वीडियो दिखाई जाए, उसके बाद बारात, और उल्टा सीक्वेंस नहीं होगा, एक सीक्वेंस के लिहाज से होगा। तो अब शायद आपको क्रोनोलॉजी जो है वो याद रहेगी। क्विज़ मैंने लिख दिया है, मैं दोबारा बार बार नहीं बोलूँगी कि ये क्विज़ है, ये क्विज़ है, मैंने बाकायदा लिख दिया इस बार। स्पेशली, इसको वर्ड स्पेशली भी पढ़ते हैं, स्पेशली ही होता है वैसे। अच्छा जी, स्पेस का वर्ड है कि आपने उनको स्पेस के लिहाज से चीज़ों को देखना है। मैं कहती हूँ आपने एक पेन रखा है, अब उस पेन ने भी जहाँ पे वो पड़ा है या आपने रखा है, उसने कुछ ना कुछ स्पेस जो है वो गेन की है। तो उसको जो है ये देख लें, उन्होंने लिखा है इफ़ यू आर स्टडिंग अ फिज़िकल ऑब्जेक्ट, आप एक फ़िज़िकल ऑब्जेक्ट को स्टडी कर रहे हैं, स्टडी इट फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम, इनसाइड टू आउटसाइड। आपने हर लिहाज से उसको स्टडी करना है। ज्योग्राफ़ी है आपकी, जो ये पूरी लैंड है उसमें जो जो फैक्टर्स आप स्टडी करोगे ज्योग्राफिकली, वो ज्योग्राफी के फैक्टर में आ जाएगा। और कैटेगोरिकली, इफ़ यू आर आस्क्ड टू रिव्यू several distinct aspects of the object, you need to look at one category at a time, for example sales, profit, investment। कैटेगरी के लिहाज से अगर आपने बात करनी है तो आपको एक प्रोडक्ट है, उसकी सेल कितनी हुई है, तो आपने वो बात अलग ही रखनी है। ये नहीं है कि प्रॉफिट में मिक्स हो जाएगी। प्रॉफिट जब आप बात कर रहे हैं तो वो प्रॉफिट की ही बात होगी, ये नहीं है कि उसमें सेल्स या इन्वेस्टमेंट का जिक्र हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका एनालिटिकल रिपोर्ट्स। ऊपर जो है आपकी जो थी इंफॉर्मेशनल रिपोर्ट थी, उसमें आपने किसी न किसी बात की इंफॉर्मेशन देनी होती है, लेकिन उसमें रिकमेंडेशन नहीं होती है। एनालिटिकल रिपोर्ट में दीज रिपोर्ट्स ऑफर बोथ इंफॉर्मेशनल एंड एनालिसिस है। एनालिटिकल रिपोर्ट में आप इंफॉर्म भी करेंगे और उसको एनालाइज भी करेंगे, एंड दे कैन आल्सो पर्पस रिकमेंडेशन। एनालिटिकल रिपोर्ट में रिकमेंडेशन भी होती हैं, एनालिसिस भी होता है और इन्फॉर्मेशन भी होती है, जबकि इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट में सिर्फ आपने इन्फॉर्मेशन देनी है और बात ख़त्म। ये उन्होंने एग्जांपल दी है कि आप जो है एनालिटिकल रिपोर्ट तैयार करना चाह रहे हो कि हम क्यों सेक्टरीज़ को हायर करने में मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, तो उसमें जो है हमने सारे एस्पेक्ट्स को, सारी बातों को मद्देनज़र रखना होता है कि सैलरीज तो नहीं लो है, इस वजह से शायद जो है सेक्टरीज़ हम हायर नहीं कर पा रहे, या उनको जो पे दूसरी कंपनीज़ जो हैं वो ज़्यादा कर रही हैं, तो हमारी जो सेक्टरीज़ हैं वो हमारा काम छोड़ के उनकी जॉब प्रेफर करते हैं, या उनको जो है कोई और चॉइस अच्छी मिल रही है जिसकी वजह से वो हमारी जॉब रिजेक्ट कर रहे हैं। तो उसको जो है हम लोग सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए एनालाइज भी करना होता है और उसमें रिकमेंडेशन भी देने होते हैं कि हम लोग क्या ऐसी चीज़ कर सकते हैं जिससे हम लोग अपनी बेहतरी की तरफ जा सकें। नेक्स्ट वो कह रहे हैं द सेड टॉपिक कैन बी ब्रोकन इनटू फॉलोइंग पार्ट्स टू स्टार्ट एनालिटिकल प्रोसीजर। आर लोकेशन इज़ पुअर। अगर तो हम लोग ये कहेंगे एनालिटिकल प्रोसीजर करना चाह रहे हैं, तो एनालिटिकल में हम लोगों ने क्या करना है कि हमारी लोकेशन तो ऐसी नहीं है कि शायद हमारी जो सैलरी है वो तो चलो कम है ही है, लेकिन सेक्टरीज़ जो हम लोग हायर कर रहे हैं उनकी सैलरीज लो होंगी, तो ज़ाहिर बात है हमारी लोकेशन उनसे थोड़ी सी दूर हो तो उनको किराया भी लगाना पड़ेगा। अब जब किराया लगा के आ रहे हैं तो वो उनकी सैलरी ही से ही जाएगी, तो उनको प्रॉफिट इतना ना हो रहा, शायद तब सेक्टरीज़ वो हायर करने में प्रॉब्लम हो रही हो, या डिक्रीज ट्रेंड ऑफ ऑप्शनिंग प्रोफेशन ऑफ सेक्टरीज़। या तो ये भी हो सकता है कि सेक्टरीज़ का जो ट्रेंड है वो ही डिक्रीज़ होता जा रहा है, सेक्टरीज़ ना रखने का ट्रेंड आ गया हो। ये सारी चीज़ें हमने एनालिटिकल रिपोर्ट्स में सोचना होता है। द रूल ऑफ डिवीजन का जो रूल है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग कोई टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है तो उसको हम लोग सिर्फ 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ये आपका क्विज़ है। कह रहे हैं चूज़ अ सिग्निफिकेंट एंड यूज़फुल बेसिस और गाइडिंग प्रिंसिपल फॉर डिवीजन। आपने सिग्निफिकेंट और यूज़फुल जो है प्रिंसिपल यूज़ करना है डिवीजन के लिए। अब बात जो है
सारी बात है, मैंने आपको कहा था कि इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है या एनालिटिकल रिपोर्ट है, उसमें भी आपने क्या करना था, इन्फॉर्म करना था, एनालाइज करना था और रिकमेंडेशन देनी थी। अब इसमें भी देख लेंगे 3 पॉइंट्स आपको कवर करने हैं, तो उन 3 पॉइंट्स को आपने 2 पार्ट्स में डिवाइड अगर करना है, बात ज़्यादा लंबी हो रही है तो 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। अब ये आप खुद देखेंगे कि आपने किस चीज़ को मिलाना है और अपनी जो रिपोर्ट है वो अच्छी बनानी है। व्हेन डिवाइडिंग अ होल इनटू 2 पार्ट्स, 3 चीज़ें थी, 3 टॉपिक्स थे या 3 बातें थी, उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो रिस्ट्रिक्ट योरसेल्फ टू 1 बेसिस एट अ टाइम एंड मेक श्योर दैट ईच ग्राफ इज सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट। आपने अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करना है, बाउंड करना है कि आपकी बात एक पैराग्राफ में दूसरी बात से रिलेट ना हो रही हो। और बी थरो व्हेन लिस्टिंग ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ अ होल, और आपने थॉरली उस चीज़ को देखना है कि आपकी जो भी चीज़ आप बात कर रहे हो, जिस लिहाज से भी बात कर रहे हो, उसका कंपोनेंट होल ही हो, एक जैसे रहे, बात जो है वो चेंज ना हो। नेक्स्ट है प्रिपेयरिंग अ प्रिलिमिनरी आउटलाइन। अच्छा जी, अब हमने कहा है कि 2 पार्ट्स में उसको डिवाइड करना है अपनी बात को, तो 2 पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए हम लोगों ने एक आउटलाइंस बनाई हुई हैं जिनको प्रीलिमिनरी आउटलाइन कहते हैं। ठीक है, इसमें जो फर्स्ट स्टेप होता है वो हमारा प्लान होता है कि हमने रिपोर्ट को कैसे लिखना है। ये आपका क्विज है। इट इज़ बेसिकली अ प्लान फॉर ऑर्गेनाइजिंग द एलिमेंट्स ऑफ अ रिपोर्ट। ठीक है, अब मैंने क्वेश्चन लिखा है, नेम द वेज इन विच वी रिप्रेजेंट प्रीलिमिनरी रिपोर्ट। हम लोग 2 तरह से प्रीलिमिनरी आउटलाइन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक अल्फ़ा न्यूमेरिक सिस्टम है और एक डेसिमल सिस्टम है। अल्फ़ा न्यूमेरिक से पता चल रहा है कि आप इसमें नंबर्स भी यूज़ कर सकते हैं और जो है अल्फ़ाबेटिकल वर्ड्स, लेटर्स भी जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप मैथमेटिकल जो वही नंबर्स हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने दोबारा से बोल दिया। पंक्चुएशन मार्क्स यूज़ कर सकते हैं और कन्वेंशनल सिंबल्स भी यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल देख लें, उन्होंने 2 बात करनी है, मतलब 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, 1 और 2। ये अरबिक में लिख दिया उन्होंने। अब इस 1 बात जो पहली बात है उसमें 3 पॉइंट्स उन्होंने फिर सब डिवाइड कर दिए। 3 पॉइंट्स में पहली बात सिंगल है, माय नेम इज़ हमना। थर्ड बात सिंगल है कि आपका लेसन नंबर 23 है। बी जो बात है वो उसकी आगे फिर 2 कैटेगरीज़ हैं। ठीक है, ये चीज़ आपकी देख लें, अल्फ़ा न्यूमेरिक हो गई है, अल्फ़ाबेटिकल भी सीक्वेंस आ रहा है और न्यूमेरिक सीक्वेंस भी आ रहा है। फिर सेकंड जो बात करनी थी उन्होंने, वो सेकंड बात स्टार्ट की, उसके आगे 2 पॉइंट्स हैं। 2 पॉइंट्स में उन्होंने नंबरिंग यूज़ की है कि एक जो बात करनी थी उन्होंने, माय नेम इज़ हमना के नहीं, इधर वो नहीं शुरू होगी। आपने आज का लेसन पढ़ना है लॉन्ग रिपोर्ट्स। ठीक है, लॉन्ग रिपोर्ट्स में जो बात कवर हो रही है वो 2 हैं और 2 को फिर पहली बात को उन्होंने सब ऑर्डिनेट सब डिवाइड किया है 2 पॉइंट्स में। उम्मीद है आपको अल्फ़ा न्यूमेरिक सिस्टम समझ आ गया होगा। नेक्स्ट आपका है डेसिमल सिस्टम। डेसिमल आपको पता है जो काउंटिंग होती है आपकी वही यूज़ होती है, लेकिन इसमें जो है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, और ये टोटल नंबर 10 बेसिक सिंबल्स हो जाते हैं। ये आपका क्विज़ है, इधर लिखा हुआ है। ठीक है, और द वैल्यू ऑफ एनी ऑफ दीज सिंबल्स डिपेंड ऑन द प्लेस इट ऑक्यूपाइज इन द नंबर। आपने जो भी चीज़ लिखनी है, जो भी बात करनी है, वो डेसिमल सिस्टम में बात करेंगे, मतलब नंबरिंग में बात करेंगे। और इसका सेकंड नेम जो है वो प्लेस वैल्यू सिस्टम है। ये जो है ना सर बिलाल के स्टूडेंट्स कंप्यूटर वाले, उनको ये चीज़ ज़्यादा अच्छी होगी, समझ भी आई होगी और पता भी होगा। अच्छा, फिर देख लें 1.0 और 2.0, मतलब 2 बातें हैं, एक पहली और एक दूसरी। पहली बात में उन्होंने 1.1 बात की है, 1.2 बात की है और 1.3 बात की है, मतलब पहली बात सिंगल है और थर्ड वाली भी सिंगल है। लेकिन सेकंड बात जो है उसके फिर आगे से 2 पॉइंट्स और आ जाएंगे। ठीक है,
सेकंड जो बात की कर रहे हैं उसमें देख लें, पहली बात ये है, पहली बात करने के बाद उस पहली बात के फिर आगे से 2 पॉइंट्स हैं, 2 पॉइंट्स 2.11 और 2.12, लेकिन 2.11 की भी 2 बात होगी तो 2.111 एंड 2.112। अब इस जो सिस्टम है इसको अगर आप रिप्रेजेंट करो तो आपके जो बुक्स के कंटेंट होते हैं वो भी कुछ इस तरह से ही दिए जाते हैं। आपने फिज़िक्स और केमिस्ट्री की बुक्स देखी होंगी, उसमें ये वाला जो है डेसिमल सिस्टम बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होता है। नेक्स्ट है आपका प्रिपेयरिंग अ वर्क प्लान। जाहिर बात है आपने वर्क प्लान भी प्रिपेयर किया होगा कि आपने कौन सी बात कब लिखनी है और किस लिहाज से लिखनी है, आपने किस बात को ऑब्जर्व किया और किस तरह लेके चलना है। वर्क प्लान फॉर द रिपोर्ट राइटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो हमें भी पता है। इट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द डिसीजन ऑफ द सीक्वेंस ऑफ टास्क टू बी अकम्प्लिश्ड। और ये प्रिपेयर कैसे होगा, जैसे जैसे आपने टास्क पूरे किए हैं उसी सीक्वेंस से आपने उसको रिटन फॉर्म में लिखना है, इंक्लूडिंग इसमें क्या क्या इंक्लूड होगा, जो जो टास्क आपने पूरे किए हैं, द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, आपने जो इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की है वो कहाँ से की है, रिक्वायर्ड एक्सपेरिमेंट्स, आपने जो एक्सपेरिमेंट्स किए हैं उन इंफॉर्मेशन उन बातों पर वो क्या है, और रिस्ट्रिक्शंस ऑफ टाइम। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है वो टाइम है। आपको एक अगर रिपोर्ट लिखनी है तो उसका टाइम ड्यूरेशन भी दी जाती है। इसको सिंपल में करूँ तो आपकी जो असाइनमेंट्स होती हैं उसमें आपका जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, जहाँ से आप इंफॉर्मेशन ले रहे हो वो आपकी बुक है। एक्सपेरिमेंट्स क्या हैं, आप जो लेक्चर्स ले रहे हो वो आपके एक्सपेरिमेंट्स हैं, लेकिन टाइम ड्यूरेशन जो है वो क्या है, आपको बाउंड कर दिया जाता है कि आपने इस टाइम में अपनी असाइनमेंट सबमिट करवानी है। लेकिन आप अपनी असाइनमेंट को किस तरह से समझते हैं, कहाँ से चीज़ ले रहे हो, ये आपके ऊपर है, कोई आपको बाउंडेशन नहीं है। एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ द एंड रिजल्ट डेट आर इंटरप्रेटेड फ्रॉम इन्वेस्टिगेशन, और जो रिज़ल्ट है वो फिर हमें भी नज़र आता होता है जब रिज़ल्ट आता होता है, तो शायद अब ये वर्क प्लान जो है वो समझ आ जाएगा आपको। नेक्स्ट है कंडक्ट रिसर्च। अच्छा जी, रिसर्च जब हमने करनी होती है तो प्राइमरी डेटा और एक सेकेंडरी डेटा होता है। ये आपको पूछ सकते हैं कि डेटा की कितनी टाइप्स हैं, तो प्राइमरी और सेकेंडरी है। प्राइमरी जो आप खुद इकट्ठा करते हैं डेटा, और जो आपसे डेटा लेकर दोबारा कोई इंसान इकट्ठा कर रहा है तो वो सेकेंडरी हो जाएगा, सेकंड हैंड से जो यूज़ होगा। अब वो कह रहे हैं आपने प्राइमरी डेटा इकट्ठा करना है, तो उसमें 3 तरीके हैं प्राइमरी डेटा इकट्ठा करने का। एक तो आप डॉक्यूमेंट्स के थ्रू प्राइमरी डेटा कर सकते हैं, एक ऑब्जर्वेशन है और एक सर्वेज हैं। ठीक है, ये मैंने क्वेश्चन लिख दिया। डॉक्यूमेंट्स क्या है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस एंड हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स आर सोर्स ऑफ प्राइमरी डेटा। आपके जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हैं, आप एक रजिस्टर में एक शूज़ जो है वो सेल कर रहे हैं इंसान, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स जो हैं वो सारे आपके प्राइमरी डेटा हैं, डॉक्यूमेंट्स के थ्रू जो चीज़ लिखी जाती है। ऑब्जर्वेशंस हैं, ऑब्जर्वेशंस अप्लाइज योर 5 सेंसेस एंड योर जजमेंट टू इन्वेस्टिगेशन। आप ऑब्जर्वेशन 5 सेंसेस के थ्रू कर सकते हैं, ये आपका क्विज है। ऑब्जर्व जो है हम लोग, उसके बाद सेंस को यूज़ करते हुए, सेंसेस को यूज़ करते हुए हम लोगों ने जजमेंट करना होता है कि हमारी जो इन्वेस्टिगेशन है वो ठीक है या हम लोगों ने कोई चीज़ मिस तो नहीं कर दी। It involves taking organized notes about occurrence in the world. इसकी इतनी ज़्यादा वो नहीं थी इम्पोर्टेंस। नेक्स्ट है observations provide your insight and insight नहीं था, insight about specific people, events are local or locals and are useful when you want to learn more about an event without the biased viewpoints. आपने अगर अनबाइस्ड रहना है तब आप ऑब्जर्वेशंस की जो मेथड है वो यूज़ करते हुए प्राइमरी डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं। और इसमें जब भी आपने ऑब्ज़र्व करनी होती है किसी चीज़ को, तो आपके स्पेसिफिक लोग होते हैं, उसमें स्पेसिफिक इवेंट होता है और स्पेसिफिक लोकल्स होते हैं। लोकल्स क्या लें, या लोकल मतलब जो भी चीज़ लेनी है आपने स्पेसिफिकली लेनी है। आप ऑब्ज़र्व करना चाह रहे हो कि
जो बिजली के बिल हैं वो ज़्यादा आ रहे हैं कि नहीं। तो 5-10 लोगों के अगर घरों के आप बिल इकट्ठे करते हो तो सबके जब ज़्यादा आएंगे तो आप ऑब्ज़र्व करोगे कि जी सबके ही ऐसे होंगे। आप पूरे मुल्क के जो है बिल इकट्ठा नहीं करोगे और उस पर ऑब्ज़र्व नहीं करेंगे। सर्वे है, सर्वे आप लोगों को मुझसे ज़्यादा अच्छी तरीके से पता होगा। Often the best way to obtain primary data is to ask people who have relevant experience and opinions। ठीक है, सबसे जो बेस्ट तरीका है प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने का वो सर्वे का है। ये आपका क्विज़ है, आपने उन्हीं लोगों से पूछनी होती है वो बात जब आप सर्वे कर रहे हैं जिन्होंने वो बात एक्सपीरियंस कर चुके हों या उनको कोई ना कोई बात करने का उसमें तरीका हो या ओपिनियन अपनी वो दे सकें आपकी बात में। A formal survey is a way of finding out what a cross section of people think about something। जो फॉर्मल सर्वे होता है वो क्या होता है, एक राह होती है किसी चीज़ को फाइंड करने के लिए कि आपके सराउंडिंग्स में लोग क्या सोच रहे हैं किसी एक स्पेसिफिक चीज़ के बारे में। A formal survey requires a number of important decisions। सर्वे का मैं आपको कहती हूँ कि हमने जो लेक्चर्स बनाए हैं, लेक्चर्स बनाने के बाद मैं ये जानना चाह रही हूँ कि मेरा लेक्चर किसको पसंद आया है। तो जो लाइक्स और कमेंट्स आप लोग कर रहे हैं उससे पता चल जाता है कि कितना जो है वो लेक्चर लोगों को समझ आया है और कितनी हम लोगों ने और मेहनत करनी है या हम लोग उन लेक्चर्स को बनाना छोड़ दें। नेक्स्ट लास्ट आपका टॉपिक है एनालाइज एंड इंटरप्रेट डेटा, ड्रॉ कंक्लूजन्स एंड डेवलप रिकमेंडेशन। आपने जब एक रिपोर्ट तैयार कर ली है तो उसमें आपने रिकमेंडेशंस भी देनी है और कंक्लूजन्स भी ड्रॉ करनी है। आपने जो रिपोर्ट तैयार की है उसमें आपको क्या कंक्लूजन मिला है। The last step involved in planning a report is to interpret your investigation and research and describe the end results and recommendation। ये था आपका आज का लेसन। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।